आज फिक्र एक ऐसे देश की है जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी है और उस देश में अगर खुलेआम टेरर अटैक हो रहे हैं और वो भी सिंक्रोनाइज तरीके में एक साथ जिनमें कोई समन्वय तालमेल दिखता है तो फिर फिक्र बढ़ी है। अमेरिका पर फोकस है। अमेरिका में नए साल का आगाज 3 बड़े हमलों से हुआ है। 24 घंटे के भीतर 3 अलग अलग शहर टारगेट किए गए। ध्यान से देखें आप, तीनों ही जगह भीड़ को निशाना बनाने की कोशिश हुई। तीनों ही हमलों से वर्तमान की बाइडेन सरकार और 20 जनवरी को शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप दोनों को ओपन चैलेंज दिया गया। कई अमेरिकी नागरिकों की जान लेकर आतंक वाला खौफनाक संदेश देने का प्रयास हुआ। संदेश यही है कि 9/11 के बाद दुनिया में सबसे सुरक्षित बन चुके अमेरिका को भी आतंकी जब चाहे तब दहला सकते हैं और बाकी देशों की तरह अमेरिका भी अब आतंकवादियों के टारगेट से अछूता नहीं है। ये वाला विजुअल अगर आप ध्यान से देखें और इसके ठीक बगल वाला विजुअल, एक जगह है न्यू ऑरलीन्स और वो है न्यूयॉर्क का एक इलाका। न्यूयॉर्क का इलाका है और वहाँ पर अगर आप देखें वो है लास वेगस। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है ये चिंताजनक है, परेशान करने वाला है और इन दोनों में समन्वय है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। आई स्टैंड करेक्टेड, पीछे न्यूयॉर्क की जगह है वो। खैर, सबसे पहले अब अमेरिका का आपको मैप दिखाते हैं। इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि अमेरिका के 3 शहर कौन कौन से थे और अमेरिका में दहशत फैलाने के लिए इन 3 शहरों को ही क्यों चुना गया। अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में न्यूयॉर्क शहर है। अमेरिका के समय के अनुसार कल रात 11:30 बजे यहाँ पर क्वींस के एक नाइट क्लब में अंधाधुंध फायरिंग हुई। क्वींस न्यूयॉर्क में एक बरो है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे कई इंडियंस भी रहते हैं, आपको बता दूँ मैं। इस गोलीबारी में 11 लोगों के घायल होने की खबर है। न्यूयॉर्क सिटी दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है जहां पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने राष्ट्रपति पद की शपथ भी इसी न्यूयॉर्क शहर में ली थी और कल यहां पर बड़ा हमला हुआ है। हमले के बाद टेरर एंगल से जांच जारी है और FBI एक एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैप में अब दूसरा शहर देखिए, इसका नाम है न्यू ऑरलीन्स। न्यू ऑरलीन्स की दूरी 1300 किलोमीटर है। ध्यान से देखें, न्यूयॉर्क से इंटरेस्टिंग बात क्या है, न्यू ऑरलीन्स में जहां पर अटैक किया गया वो बहुत ही हैपनिंग जगह है। वहां पे बहुत पार्टीज होती हैं, बहुत ही हैपनिंग जगह है। वहां पर 1 जनवरी को सबसे पहले लोन वुल्फ यानी एक आदमी ने अकेले एक अटैक को अंजाम दिया। ISIS से प्रेरित या कहें कि ब्रेन वॉश हो चुके शमसुद्दीन जब्बार नाम के शख्स ने न्यू ईयर का जश्न मना रही भीड़ को अपने तेज रफ्तार ट्रक से रौंद डाला। ट्रक यानी हमारे भारत में जो SUV होती है उसका बड़ा साइज अगर आप मान लें, जिसमें अब तक 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। शमसुद्दीन जब्बार की टेरर कुंडली हम आपको दिखाने वाले हैं थोड़ी देर में। मैप पर अब तीसरा शहर देखिए। इस शहर का नाम है लास वेगस। ये वो शहर है जहां पर जश्न होता है। लास वेगस से न्यूयॉर्क की दूरी करीब 2500 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा आप, और न्यू ऑरलीन्स की दूरी करीब 1800 किलोमीटर है। लास वेगस और न्यू ऑरलीन्स में कनेक्शन है, हम आपको दिखाएंगे। हो सकता है कि फिक्र के हमारे कई फैंस यहाँ कभी परिवार के साथ घूमने गए हों। यहाँ उन्होंने ट्रंप इंटरनेशनल होटल को भी देखा हो। कल इसी ट्रंप इंटरनेशनल होटल के ठीक बाहर खड़े टेस्ला के साइबर ट्रक में ज़बरदस्त धमाका हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। इंटरेस्टिंगली ट्रंप टावर को कुछ नहीं हुआ। अब आप एक एक करके तीनों हमलों से जुड़ी तस्वीरें भी देखिए। सबसे पहले न्यू ऑरलीन्स का CCTV फुटेज अब आपको दिखाते हैं। बहुत कैओटिक है तो विजुअल्स को ज़रा माफ़ करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये लॉन्ग शॉट लिया गया है। सफ़ेद रंग का ये पिकअप ट्रक, बेसिकली पिकअप ट्रक हम इसको कह रहे हैं, आप जिसको कह सकते हैं SUV या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल भारत में। सफ़ेद रंग का ये जो पिकअप ट्रक है, शायद आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप ये भी देख पा रहे होंगे कि नए साल का जश्न मनाने के लिए सड़क पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। पहले तो ये ट्रक सड़क पर आराम से आगे बढ़ता दिखाई देता है, जैसे कि इसका ड्राइवर कोई आम राहगीर हो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहा हो। फिर अचानक से ड्राइवर को एक मोड़ पर भारी भीड़ दिखती है और फिर यह शख्स उस ओर अपना ट्रक भी मोड़ देता है और अचानक से स्पीड को बढ़ा देता है। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि शायद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। नहीं, आगे देखिए। इतनी देर में वहां पर अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि यहां पर वो गोलीबारी भी करता है। इसके डैशबोर्ड के पास से एक्सप्लोजिव्स भी मिले हैं और ISIS का झंडा भी। हम आगे आपको सब बताने वाले हैं। अब इस हमले का दूसरा CCTV फुटेज देखिए। इस वीडियो में ट्रक ड्राइवर तेजी से ट्रक को भगाता है
सामने जो भी आया उसे कुचल डालता है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि हमलावर ने गाड़ी के अंदर से बैठे बैठे बाहर मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। इस हमले से हर तरफ चीख पुकार मच गई, सड़क पर लाशें ही लाशें बिछ गईं। 15 की मौत के अलावा 35 से ज्यादा लोग घायल हैं, कई क्रिटिकल हैं। यह घटना न्यू ऑरलिन्स के मशहूर बाबन स्ट्रीट पर सुबह 3:15 बजे की थी, जब लोग नए साल के जश्न की खुमारी में सड़कों पर झूम रहे थे। बाबन स्ट्रीट को नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ कई बार रेस्टोरेंट और क्लब्स हैं। अब आपको उस हमलावर की तस्वीर दिखाते हैं, उसकी टेरर कुंडली खोलते हैं। ये तस्वीर न्यू ऑरलिन्स को दहलाने वाले शख्स शमसुद्दीन जब्बार की है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये शायद बाहर से आया है, ये अमेरिकन है। हमले के फौरन बाद ही पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शमसुद्दीन जब्बार मार दिया गया। FBI को इसके बारे में शुरुआती जानकारी ये मिली है कि शमसुद्दीन जब्बार का जन्म अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। शमसुद्दीन जब्बार 10 साल अमेरिकी सेना में रह चुका है। शमसुद्दीन जब्बार के ट्रक पर आतंकी गुट ISIS का झंडा मिला है। शमसुद्दीन जब्बार के ट्रक से घर में बनने बम भी बरामद हुए हैं। पता यह भी चला है कि हमले से ठीक पहले शमसुद्दीन जब्बार ने सोशल मीडिया पर ISIS से प्रेरित कुछ वीडियोस भी पोस्ट किए और कई हत्या करने की धमकी भी दी थी। न्यू ऑरलिन्स की पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध ड्राइवर शमसुद्दीन जब्बार हमले के समय ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना चाहता था और यह एक टैक्सी थी, इसकी अपनी गाड़ी नहीं थी जिससे इसने अटैक किया है। यह भी इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब यहां पर आप न्यू ऑरलिन्स में हुए हमले पर चश्मदीदों के बयान और राष्ट्रपति जो बाइडेन की चिंता पर एक छोटी सी वीडियो रील देखिए। इसके बाद लोन वुल्फ अटैक क्या होता है, यूरोप में और अमेरिका में ऐसे हमले बीते कुछ वर्ष में अचानक क्यों बढ़ गए हैं, हम इस मसले पर भी आपको डिटेल देंगे। अमेरिका का न्यू ऑरलिन्स शहर लुजियाना प्रांत में आता है। यहां के अटॉर्नी जनरल ने हमले के बाद शक जताया कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। अन्य लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है। 4 सस्पेक्ट्स हैं। हालांकि फिलहाल ये एक लोन वुल्फ अटैक ही है। इसमें हमलावर ISIS के आतंकी कृत्यों से ब्रेन वॉश हो चुका था। अब समझने वाली बात यह है कि लोन वुल्फ अटैक आखिर होता क्या है। इसे समझाने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो फ्रांस के शहर नीस का है, जहां जुलाई 2016 में तब हमला हुआ था। एक हमला हुआ था तब इस्लामिक स्टेट के आतंकी ने एक ट्रक से लोगों की भीड़ को बहुत बेरहमी से कुचल दिया था और इस हमले में 86 लोगों की मौत हो गई थी। ये एक लोन वुल्फ अटैक था जिसे आतंकी संगठन ISIS का नरसंहार करने का सबसे लोकप्रिय पैटर्न माना जाता है। और अब शमसुद्दीन जब्बार का कनेक्शन भी ISIS से होने के संकेत मिले। दरअसल लोन वुल्फ शब्द का उपयोग सबसे पहले उन भेड़ियों के लिए किया गया था जो अकेले शिकार करते हैं। अपने झुंड से अलग रहकर 19वीं शताब्दी के साहित्य में और वन्य जीवों पर लिखे गए लेखों में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन 20वीं शताब्दी के आखिर में इसका अर्थ आतंकवाद से ज़्यादा जोड़ा जाने लगा। ये शब्द आतंक के संदर्भ में तब इस्तेमाल हुआ जब कुछ आतंकवादी या अपराधी संगठनों से अलग होकर अकेले हमले करने लगे। जैसे एक भेड़िया शारीरिक रूप से शक्तिशाली और रणनीतिक शिकारी होता है जिसमें अकेले शिकार करने की क्षमता होती है, इसी प्रकार लोन वुल्फ हमलावर भी अकेले हमले करने की योजना बनाता है और बिना किसी बाहरी सहायता के इसे अंजाम देता है। ऐसे हमलों की पहचान करना और उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमलावर अकेले काम करता है और उसकी योजना गुप्त होती है। और यही पैटर्न अमेरिका के शहर में सामने आया है। अब सुनिए पूर्व राजनयिक दीपक वोरा ऐसे लोन वुल्फ अटैक करने वाले लोगों के बारे में क्या विचार रखते हैं। लोन वुल्फ अटैक से बचने के लिए वो क्या तरीके बता रहे हैं। लोन वुल्फ अटैक की प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती है, किसी को मालूम नहीं है कि ये कब होगा, कैसे होगा, फिर इससे कैसे बचा जाए। यही है प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस। और ज़्यादा अगर फ्रिस्किंग करते हैं, ज़्यादा मुस्लिम लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनका इंटेरोगेशन करते हैं, उन पर नज़र रखते हैं, तो फिर इस्लामोफोबिया का आरोप लग जाता है। मेरा मानना है कि आने वाले सालों में ये जो लोन वुल्फ अटैक्स हैं ये कम हो गए जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, और फिर हमें एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिटवीन लिबर्टी, जो पर्सनल लिबर्टी हम कहते हैं, और स्टेट सिक्योरिटी, इंडिविजुअल सिक्योरिटी। और अगर पता लगे कि किसी भी व्यक्ति रेडिकल हो रहा है, उसके विचार सही नहीं है, अगर ऐसी कोई बात हो तो फिर उनके ऊपर ना सिर्फ निगरानी रखी जाए, ऐसे केस में इन लोगों को अलग कर देना चाहिए, समाज से अलग, और इनको जेल में डाल देना चाहिए।
न्यू ऑर्लिन्स की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। न्यू ऑर्लिन्स के बाद अब आपको लास वेगस में हुई बड़ी वारदात के बारे में भी बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के घर में इस समय भी इस घटना पर विशेष चर्चा चल रही होगी। इलॉन मस्क खुद इस घटना से काफ़ी परेशान हो उठे और व्हाइट हाउस में बैठे बाइडेन उस वीडियो को देखकर हैरत में। सबसे पहले आप उस घटना का ये सीसीटीवी वीडियो ध्यान से देखें। ध्यान से इसलिए देखिए क्योंकि इस घटना का न्यू ऑर्लिन्स में हुई आतंकी वारदात से खास कनेक्शन है, जिसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। अमेरिका के लास वेगस में ट्रम्प इंटरनेशनल होटल के एंट्री गेट पर एक टेस्ला साइबर ट्रक खड़ा था, लेकिन अचानक से इस ट्रक में पहले धुआं उठता है, फिर भयानक ब्लास्ट होता है। विस्फोट के बाद ट्रक के छोटे छोटे टुकड़े पूरे इलाके में फैल गए। इस धमाके से आसपास अफरा तफरी मच गई। यहाँ भी FBI मौके पर पहुंची और टेरर एंगल से जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि ट्रक के ड्राइवर का नाम मैथ्यू लेवल्सबर्गर है। न्यू ऑर्लिन्स में एक ट्रक ड्राइवर शमसुद्दीन जब्बार की तरह टेस्ला के इस साइबर ट्रक का ड्राइवर भी सेना में रह चुका है। वो US स्पेशल फोर्सेस का सदस्य था। धमाके में उसकी मौत हो गई। भीषण धमाके के कारण आसपास मौजूद 7 लोग घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद जानकारी दी है कि टेस्ला के साइबर ट्रक में ये धमाका उसके बेड यानी उसके फ्लोर पर रखे गए विस्फोटकों और गैस टैंकों और कैंपिंग ईंधन समेत दूसरी सामग्रियों से करवाया गया था। ये सभी चीज़ें एक डेटोनेशन सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। माना जा रहा है कि इसका कंट्रोल ड्राइवर के पास था। तो क्या ये एक आत्मघाती हमला था? FBI इस एंगल से भी जांच को आगे बढ़ा रही है। ये घटना इसलिए भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि साइबर ट्रक टेस्ला का एक बहुत ही प्राइड पोजीशन है और टेस्ला कंपनी के प्रमुख इलॉन मस्क इन दिनों अमेरिका के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक बन चुके हैं। वो ट्रंप के बेहद करीबी हैं और ट्रंप कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। इस घटना के बाद उनकी ओर से भी एक बयान आया और मस्क ने कहा, ट्रंप होटल के बाहर हुए ब्लास्ट से हमारे बनाए हुए साइबर ट्रक का कोई लेना देना नहीं। ट्रक के कारण धमाका नहीं हुआ, बल्कि ट्रक ने धमाके को फैलने से रोक दिया, जिसके कारण जान माल का नुकसान बहुत कम हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकवादी हमला है और अगर ऐसा है तो आतंकवादियों ने गलत वाहन को चुन लिया। न्यू ऑर्लिन्स वाली कार और ये साइबर ट्रक दोनों ही रेंट पर लिए गए थे। टूरो कंपनी ने दोनों ही वाहनों को किराए पर दिया था। शायद वो भी इन दोनों घटनाओं में शामिल हो। यही आशंका लास वेगस में के जो शेरिफ हैं मैकमिहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताई है। उन्होंने बयान दिया है कि न्यू ऑर्लिन्स की घटना और ट्रंप होटल के बाहर की घटना में कोई तो संबंध है। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है और ऐसी आशंका से भी अभी इनकार नहीं किया जा सकता। शेरिफ ने कहा है और आशंका जताई है कि उनका कहना है यकीनन मस्क की कंपनी का साइबर ट्रक और ट्रंप का होटल, बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस के जहन में और उनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। यानी आप देखिए कि 20 जनवरी को ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं, उससे ठीक पहले लास वेगस में उनके होटल के ठीक बाहर धमाका होता है और धमाका उनके सबसे करीबी मित्र इलॉन मस्क की कंपनी द्वारा बनाए गए साइबर ट्रक में होता है। तो ये संदेश यकीनन इन्हीं दो ताकतवर व्यक्तियों को देने की कोशिश है। वैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी मस्क की तरह न्यू ऑर्लिन्स और लास वेगस की घटना का आपस में संबंध होने को लेकर शक जताया। सुनिए उनका बयान। अब आपको अमेरिका में एक ही दिन में हुए तीसरे बड़े हमले के बारे में बताते हैं। यह हमला न्यूयॉर्क शहर में हुआ है। न्यूयॉर्क में एक जगह है क्वींस। यहां बुधवार देर रात एक नाइट क्लब में गोलीबारी हुई। यह गोलीबारी रात 11:30 बजे की गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमलावर ने एक 12 साल की बच्ची और उसकी मां को ढाल बनाकर क्लब में मौजूद लोगों पर फायरिंग की। इस वारदात में 11 लोग गोली लगने से जख्मी हुए हैं। बच्ची और मां भी गोलीबारी में घायल हुई हैं। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। ये आतंकी घटना है या फिर किसी सरफिरे का जुनून, न्यूयॉर्क पुलिस खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। आरोपी की पहचान भी अब तक उजागर नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि 24 घंटे में 3 अलग अलग शहरों में हुई इन 3 घटनाओं से अमेरिका जैसा सबसे शक्तिशाली देश दहल उठा है और व्हाइट हाउस से लेकर ट्रंप टावर और इलॉन मस्क का विशाल साम्राज्य हिल गया। अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। आज हमारी इस फाइल की रेंज में 3 राज्य हैं, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र। दिल्ली और बिहार में इस साल चुनाव है, जबकि महाराष्ट्र में अभी नई सरकार बनी है। लेकिन इन सूबों में चल क्या रहा है, इसे समझना जरूरी है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में वापस आ सकते हैं।
इन्हीं अटकलों के बीच लालू यादव ने उन्हें ऑफर दिया तो नीतीश ने भी अपनी इच्छा बता दी। क्या है पूरा एपिसोड, इसे समझेंगे। दूसरा कयास यह है कि महाराष्ट्र में शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट का विलय हो सकता है। अजीत पवार की मां ने अपने आराध्य देवता से आशीर्वाद लिया। हालांकि पवार सीनियर और पवार जूनियर अभी खामोश है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शरद पवार इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे या अजीत पवार एनडीए से रिश्ता तोड़ेंगे, देखिएगा जरूर। खबर के तीसरे हिस्से में आपको दिल्ली लेकर चलेंगे और यह बताएंगे कि चुनाव में बीजेपी के लिए आरएसएस क्या करने वाला है। शुरुआत बिहार से करते हैं, जहां न्यू ईयर पर पॉलिटिकल हलचल काफी बढ़ चुकी है। इस खबर के केंद्र में दो जिगरी दोस्त हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। यूं तो नीतीश सीएम है और लालू यादव की पार्टी विपक्ष में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के एक कद्दावर नेता के बयान से बिहार की सियासत इतनी तेजी से घूमी कि लालू यादव ने नीतीश के लिए दिल और दल दोनों के दरवाजे खोल दिए। वो बयान क्या था, ये आगे बताएंगे। लेकिन इस वक्त ऐसे कयास लग रहे हैं कि बिहार में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में दोबारा जा सकते हैं। अब तक इसकी चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया पर थी, लेकिन जब लालू यादव ने औपचारिक रूप से नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया तो मामला सीरियस हो गया। लालू यादव के ऑफर की गंभीरता नीतीश कुमार भी समझते हैं, इसीलिए उन्होंने तुरंत इसका जवाब भी दिया। बीजेपी के नेता भी बयान दे रहे हैं। लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज वोट का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें मत आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। छोड़िए ना, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। नई साल में नई सरकार बनाएंगे सर। छोड़िए ना भाई, किस क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है। आरजेडी के ऑफर पर नीतीश कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, छोड़िए ना। मतलब वो ना तो इनकार कर रहे हैं ना ही इकरार। कुल मिलाकर अभी वो पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक बिहार में ऑफर वाला खेल शुरू हो गया। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले महीने केंद्र सरकार के बड़े मंत्री से नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा था कि ये तय करने का अधिकार बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी और नीतीश कुमार की पार्टी का है, यानी उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। इस बयान से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया, क्योंकि इसी साल वहां चुनाव होने वाले हैं। अटकलों का बाजार तब और गर्म हो गया जब अटल जयंती पर 25 दिसंबर को बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान आया। उन्होंने कहा कि जिस दिन बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी वही अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि बाद में विजय सिन्हा ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो लौट कर नहीं आती। लिहाजा इसके साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए। नीतीश राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जेडीयू ने 2025 में भी नीतीश कुमार को सीएम बनाने वाला पोस्टर जारी कर दिया। लगे हाथ आरजेडी के नेता भी ऑफर देने लगे। उस वक्त पटना में ये चर्चा चलने लगी है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। वायरल तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से भी एक खबर है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और अपने तो अपने होते हैं। वाजपेयी जी ने कहा था, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज इन पॉलिटिक्स। यहां हम जिन अपनों की बात कर रहे हैं वो हैं शरद पवार और अजीत पवार, एनसीपी के दो धड़ों के मुखिया। एक धड़ा सत्ताधारी एनडीए के साथ है, दूसरा इंडिया गठबंधन के साथ। यानी अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम है और शरद पवार विपक्ष में राजनीतिक बैर है, व्यक्तिगत नहीं। अब चाचा भतीजे के मिलाप की खबरों को हवा मिल रही है और इस बार यह हवा बहुत तेज है, क्योंकि इस बार पारिवारिक मिलन की इस हवा को दिशा देने का काम किया है अजीत पवार की माताजी ने। कल नए साल के मौके पर वो पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन करने गई थी और वहां उन्होंने अपने बेटे अजीत पवार और देवर शरद पवार के फिर से एक होने की कामना की। आपले सगळे वाद संपू दे देवाला सांगितलं पांडुरंगाला दाराच्या मागची सगळी जाऊ दे
आता या पद्धतीने सगळीकडनं संवाद सुरू व्हायला लागले. लवकरात लवकर या वर्षात व्हावं असं वाटतंय. शरद पवार आणि अजितदादा एकत्र यावे. एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय की कामना वाली बात महाराष्ट्र की राजनीति में उसी तेजी से फैली जैसे जंगलों में आग फैलती है. अजीत पवार के गुट से भी इस बात के समर्थन में सुर तेज होने लगे और जिन लोगों का शरद पवार से वैचारिक मतभेद है उन्होंने भी इस मिलाप की संभावना में खुश होने की वजह ढूंढ ली. हम लोग तो पवार साहब के साथ इतने वर्षों से काम करते आए हैं, खास करके मैं, और मैं अपने आप को भी उनके परिवार का एक सदस्य मानता हूं. और उनका परिवार आज अगर एक हो सकता है और सब एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी. राजनीति में और क्रिकेट के खेल में कभी क्या कुछ हो सकता है, भूल नहीं सकता. हारने वाला भी संग जीत जाता है और राजनीति वाला कभी एक दूसरे का मुंह न देखने वाले भी एक साथ आ जाते हैं. इसलिए वो तो और घर के लोग हैं, कभी क्या हो जाएगा मालूम नहीं.